आप सभी को नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे और संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी की चर्चा करेंगे। और आप ये बात ध्यान रखिए, जो यहाँ हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे आज काव्य लक्षण का। काव्य लक्षण इससे पहले तीसरा लेक्चर भी था, ये चौथा लेक्चर है। हम लोग क्रमिक रूप से ही चलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब जो ये पढ़ते हैं हम लोग काव्य लक्षण का समालोचनात्मक अध्ययन, तो आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ये एक लेवल हो चुका है कि जैसे उत्तर प्रदेश जीडीसी देखेंगे, यूपी जीडीसी, हरियाणा का आप असिस्टेंट प्रोफेसर देखो, धीरे धीरे मेंस की ओर आ रहे हैं। एलटी ग्रेड देखो, आदि आदि। तो मेंस की तरह जैसे यूपीएससी का मेंस होता है, ऐसे ही सब लोग अनुसरण कर रहे हैं। इसके क्या कारण है, ये मैंने एक दिन पहले चर्चा भी की थी यूट्यूब पर। आप वीडियो देखेंगे तो वहां दिख भी जाएगा कि आजकल क्यों एग्जाम मेंस की ओर जा रहे हैं यूपीएससी की तरह। तो यहाँ पर हमें यूपीएससी के बारे में ही चौथा लेक्चर है हम लोगों का कि मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण, और मम्मट के अनुसार भी करेंगे यहाँ मम्मट के काव्य लक्षण की समालोचना। तो मम्मट का भी पढ़ना है और विश्वनाथ का भी पढ़ना है मूलतः, और भी कुछ लोगों की आलोचना इसमें आ जाएगी, लेकिन आज यही पढ़ना है। इससे पहले का लेक्चर देखेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये उससे ही जुड़ा हुआ अगला लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, काव्य लक्षण। हम लोग जो काव्य लक्षण के बारे में यहां पढ़ रहे हैं, ये काव्य लक्षण मूलतः, काव्य लक्षण का मतलब ये होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर भी अभी 1 मिनट में बता देता हूं, कि हम काव्य किसे कहें। लक्षण मतलब परिभाषा। ये बात मैंने बताई थी सरल शब्दों में। लक्षण मतलब परिभाषा, काव्य किसे कहेंगे। तो सभी ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी। मैंने अग्नि पुराण से लेकर के विश्वनाथ, जगन्नाथ, सभी की परिभाषाओं को बताया था, जो यहाँ डायरेक्ट पूछता भी है। पिछले में आपने क्वेश्चंस भी देखे थे कि क्या क्या पूछा है। अब देखो, फिर मैंने बताया था कि दो लोगों की परिभाषाएं ऐसी हैं जो विशेष रूप से पूछी जाएंगी, यानी कि काव्य लक्षण से 3 क्वेश्चंस बनेंगे। वो 3 क्वेश्चन क्या बनेगा? एक तो बनेगा सामान्य सामान्य प्रश्न, जो कि जिसमें सभी काव्य शास्त्रियों के काव्य लक्षण पूछे जाएंगे। दूसरा बनता है मम्मट के काव्य लक्षण से, और तीसरा बनता है क्वेश्चन विश्वनाथ के काव्य लक्षण से। यदि आप 2025 का पेपर देखें तो उसमें विश्वनाथ का काव्य लक्षण आपको दिख जाएगा। तो पहला बनेगा सामान्य, दूसरा बनेगा मम्मट। ये थोड़ा सा, एक मैं ए आई वाला पेन हटा ही देता हूं। चलिए, तो पहला बनेगा एक सामान्य टाइप का, सामान्य आपको में जिसके में सभी के काव्य लक्षण शामिल होंगे। दूसरा बनता है मम्मट का, जो यहां पर, और तीसरा बनेगा विश्वनाथ का। यानी कि काव्य लक्षण को लेकर के 3 क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको ध्यान रखो, ये केवल यूपीएससी में ही काम का नहीं है। यही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या होता है कि पूछा जाता है कौन सा काव्य लक्षण किसका है, सभी एग्जाम में भी। मम्मट के काव्य लक्षण जो है वो यहाँ पर शुरुआत में उसी की चर्चा करेंगे, और फिर मम्मट के काव्य लक्षण की जो आलोचना की है, किसने की है आलोचना? विश्वनाथ ने, ये चर्चा करेंगे। इनका है तद अदोसौ शब्दार्थ सगुणामन अलंकृत पुनः कापी, और इनका है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये 2 लक्षण है। इससे पहले हमने सभी के लक्षण पढ़ लिए, अब इन दोनों लक्षणों को पढ़ेंगे। और मम्मट के काव्य लक्षण क्या है, उसमें क्या क्या बातें आ रही हैं, उनकी कैसे खंडन करते हैं विश्वनाथ, और फिर अपने लक्षण का कैसे मंडन करते हैं, यानी कि समर्थन करते हैं विश्वनाथ। क्योंकि आप जब किसी दूसरे की बात को नकारोगे तो आपको अपनी बात करने के लिए भी प्रमाण होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चन तीनों ही यूपीएससी में आ चुके हैं। सभी का काव्य लक्षण भी आ चुका है, मम्मट का भी आ चुका है, विश्वनाथ का भी आ चुका है, और ये पुनः भी आएगा। मैंने कहा है कि यूपीएससी में 90% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो ये तीनों भी रिपीटेड होंगे। और ऊपर का क्वेश्चन 3-4 बार रिपीटेड हो चुका है। ये भी एक एक दो दो, विश्वनाथ का भी 2 बार आ चुका है, मम्मट का 1 बार आया है अभी तक। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग मम्मट के काव्य लक्षण को पढ़ेंगे। अब यहां पर जो मैंने नोट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मैं डायरेक्ट अब नोट्स आंसर फॉर्मेट में लिखता हूं। क्योंकि बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि पढ़ा तो दिए सर, फिर आप पढ़ाने के बाद आप जो पढ़ा रहे हैं वो लिखें कैसे। तो अब लिखो कैसे? मैं पढ़ा ही वो रहा हूं जो आंसर टाइप से लिखा हूं,
तो इस तरीके से 15 अंक का आपका क्वेश्चन आएगा और मैं आपको यहाँ पर समझाते भी जाऊंगा और यहाँ पर आपके आंसर भी बताते जाऊंगा, कैसे लिखना है, इंट्रो कैसे लिखना है, मेन बॉडी कैसे लिखना है, ये सब भी आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले इनका लक्षण देखो, क्वेश्चंस कैसा बनेगा इससे। इनके लक्षण ये है कि तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणामन अलंकृति पुनः क्वापी, ये काव्य लक्षण है मम्मट का। इसमें कहा जा रहा है अस्य सो उदाहरणम व्याख्या कार्या, कि इसकी उदाहरण सहित व्याख्या करिए। 15 अंक का आ चुका है ये क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब इस लक्षण को हम लोग समझते हैं, फिर इसके आंसर को पढ़ेंगे जो लिखा है यहां पर। पहला लिखा है तत् अदोसौ, यानी कि काव्य लक्षण क्या होगा। तो यहां हम दो भागों में बांटेंगे इसको। पहले तो कंप्लीट ही लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए। तद तद अदोसौ शब्दार्थौ, तद अदोसौ शब्दार्थौ और सगुणामन अलंकृति, सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापी। ठीक है, यही मात्र काव्य लक्षण है, आप देख भी सकते हैं। तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापी। अब देखो, अब यहां पर इसको तोड़ के ही समझना है क्योंकि एक एक चीज की बात है। अब यहां पर इसको दो भागों में बांटेंगे हम काव्य लक्षण को अध्ययन के प्रक्रम में। आप पेपर में भी इस तरीके से इसको वर्गीकृत कर भी सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है, तो मैंने बताया था काव्य क्या है, तो सबने ये बात मानी थी कि शब्दार्थ, कि शब्द और अर्थ ही काव्य। लगभग लोग बात इस चीज से स्वीकृत मानते हैं कि शब्द और अर्थ काव्य है। तो काव्य क्या है, शब्दार्थ, शब्दार्थ यानी कि शब्द और अर्थ काव्य है। अब इस शब्दार्थ में क्या क्या तीन विशेषण यहां पर मूलतः जुड़े हुए हैं। अब ये तीनों जो है वे विशेषण है कि शब्दार्थ कैसा होना चाहिए। तो पहले कह रहे हैं मम्मट यहां अदोसौ, पहले तो आप उसको सरल भाषा में समझ लो। अदोसौ यानी दोष रहित, क्या होना चाहिए आपका, दोष रहित। यानी शब्द और अर्थ कैसे हो, यानी कि काव्य में जो ग्रंथ आप लिख रहे हो, ग्रंथ जो है उस ग्रंथ में जो आपके शब्द हैं वो क्या है, दोष रहित हो, दोष रहित। तो ये हुआ अदोसौ। आगे देखो, दूसरी बात ये कह रहे हैं शब्दार्थ, इसमें आ ही गया है। सगुणौ यानी गुण सहित, सगुणौ यानी कि शब्दार्थ कैसा होना चाहिए, तो गुणों के सहित, यानी कि एक तो हो जाना चाहिए दोष रहित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, दूसरा गुण सहित। आगे देखो, तीसरा और विशेषण है यहां पर, अदोसौ शब्दार्थौ सगुणा अनलंकृति पुनः क्वापी, यानी अलंकृत, अलंकृत यानी कि अलंकारों से युक्त। ये बात ध्यान रखो, अलंकारों से युक्त। लेकिन इसमें एक और बात है, ये अलंकार ना भी हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, अलंकारों से सामान्यतः युक्त होना चाहिए। यदि ना भी हो तो भी काव्य कहलाएगा, काव्य कहलाएगा। बस रसादि बाधित नहीं होना चाहिए, यानी कि रसादि बाधित, रसादि बाधित ना हो, बाधित ना हो, ये बात इतनी ध्यान रखिएगा। तो यानी कि शब्दार्थ कैसा होना चाहिए, तो शब्द और अर्थ काव्य है, दोष रहित हो, गुणों के साथ हो, अलंकार से युक्त हो। अब आप कहेंगे दोष रहित, देखिए दोष रहित का मतलब ये होता है
कि काव्य में कई प्रकार के दोष आए हैं। मम्मट ने जब अपना काव्य प्रकाश लिखा है तो काव्य के दोषों की भी चर्चा की है कि काव्य के ये दोष होते हैं और ये दोष नहीं होने चाहिए काव्य में। ये चर्चा विश्वनाथ ने भी अपने साहित्य दर्पण में की है कि ये दोष आपके नहीं होने चाहिए। तो दोष जैसे कि अब जैसे सामान्यतः दोष आप समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई मूवी बन रही है। अब कोई मूवी में क्या है कि हीरो ने अपना अच्छा रोल नहीं किया, या कॉमेडी मूवी बन रही है और हंसना बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी कॉमेडी किस काम की कॉमेडी मूवी जिसमें हंसी ना आए? तो ये क्या हुआ, रस बाधित हो गया, हास्य रस बाधित हो गया। ऐसे कई प्रकार के बाधाएं होती हैं काव्य में जिनकी चर्चा आगे करेंगे। तो वो क्या है कि वो दोष रहित होना चाहिए, इस प्रकार के कोई दोष नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, सगुण गुण सहित होना चाहिए। गुण सहित जैसे कि आपने देखा होगा प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, ये सभी क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो इन गुणों से युक्त होना चाहिए। अलंकार से युक्त हो, अलंकार क्या होता है, उपमा एक अलंकार है, अनुप्रास अर्थ अलंकार है, अर्थांतर न्यास, इस तरीके से जो ये अलंकार हैं इन अलंकारों से भी युक्त होना चाहिए। ये तो ऐसा शब्द और अर्थ काव्य है जो दोष रहित हो, गुणों सहित हो और अलंकारों का प्रयोग हो सामान्यतः। लेकिन कहीं कहीं यदि अलंकारों का प्रयोग नहीं भी दिखाई दे रहा है तो भी वह काव्य माना जाएगा। ये बात है किसकी, ये बात है मम्मट की। अब एक एक शब्द की आलोचना करते हैं कौन, विश्वनाथ। ठीक है, अब विश्वनाथ क्या आलोचना करते हैं वो भी मैं यहां थोड़ी सी बता देता। अब इसको अपन पढ़ते जाते हैं साथ में। तो इतना समझ में आया, इनका लक्षण ही समझना सबसे पहले जरूरी था। देखिए, सबसे पहले जब आप आंसर रखेंगे तो आपको सबसे पहले इंट्रो लिखना पड़ेगा, एक ध्यान रखिएगा। तो इंट्रो में यहां पर लिखेंगे, एक मिनट ये हटा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलिए अगले ही पेज ले लेते हैं ना। चलिए देखिए, काव्य क्या है, उसका लक्षण क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का प्रत्युत्तर काव्य प्रकाशकार मम्मट प्रस्तुत करते हैं। अब सीधे आप आंसर ऐसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत करते हैं कि काव्य ऐसे शब्द तथा अर्थ का संयोजन है जो दोष रहित हो, गुण सहित हो तथा सामान्यतः अलंकृत हो, लेकिन अलंकृत नहीं भी है तब भी वह काव्य में परिगणित होगा। ये सीधी सादी बात कही, टू द पॉइंट आपने काव्य का लक्षण बताया। यानी कि जो ऊपर ये कहा गया काव्य का लक्षण, उसी को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, उसी की आपको चर्चा करनी है, व्याख्या कार्य ये हो गया। अब आप इसको और विस्तार देंगे। इस लक्षण में काव्य प्रकाशकार द्वारा शब्दार्थों के साथ ही तीन विशेषण प्रयोग किए गए हैं। तीन विशेषण प्रयोग किए गए हैं, उन्हीं की अभी हमने चर्चा की थी। देखो, पहला अदोष हो, यानी कि काव्य क्या हो, दोष रहित हो। इसमें उन्होंने मूलतः काव्य में रस दोष तथा चित्त संस्कृति जैसे दोषों से रहित शब्द और अर्थ को काव्य माना है। अब देखो, रस दोष क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि कॉमेडी मूवी देख रहे हो आप और कॉमेडी मूवी में आपको हंसना ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, रस नहीं मिल रहा है आपको। क्योंकि आप जब देखते हो, जब आप काव्य के प्रयोजन को पढ़ते हो, तो काव्य के प्रयोजनों में एक प्रयोजन ये भी होता है कि सद्यः पर निमित्तई, है ना, काव्यम यस्य अर्थिकते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्यः पर निमित्तई, तुरंत आनंद की प्राप्ति। यानी मूवी देख रहे हो तो उसमें मजा आए। तो वही बात यहां है कि यदि मजा नहीं आ रहा है, ये हो गया। दूसरा कि कालिदास को आप जानते हैं कि उन पर चित्त संस्कृति दोष ही लगाया गया था। जैसे कि उन्होंने जब कुमार संभव लिखा तो जो श्रृंगारपूर्ण पार्वती और शिव का वर्णन किया, तो कई विद्वानों ने, मम्मट आदि ने, खासकर मम्मट ने, आनंदवर्धन आदि ने उनकी आलोचना की और कहा कि
कालिदास को ऐसा वर्णन नहीं करना चाहिए, या फिर ये काव्य में च्युति संस्कृति दोष है और कवि की प्रतिभा के आगे वह दोष दब गया है, इस तरीके की बात आई। ठीक है, तो रस दोष तथा च्युति संस्कृति जैसे दोषों से रहित होना चाहिए, आदि आदि। तो जो मैंने उदाहरण बताया ये भी आप बता सकते हो, कभी उदाहरण की भी जरूरत पड़े कि कालिदास के काव्य में कुमार संभव में च्युति संस्कृति दोष है, ऐसा मम्मट का मानना है। तो ये बात भी आप लिख सकते हो। आगे देखो, इसकी आलोचना करते हैं, अब अदोसौ की ही आलोचना करते हैं कौन? विश्वनाथ। विश्वनाथ क्या है? 11वीं सदी के कवि है। कौन? मम्मट। मम्मट एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम है काव्य प्रकाश, ये बातें मैं बता चुका हूं। विश्वनाथ आते हैं, विश्वनाथ भी एक ग्रंथ लिखते हैं 14वीं सदी में, साहित्य दर्पण, उसमें 11वीं सदी के इस ग्रंथ की आलोचना करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों काव्य शास्त्री है। तो अब देखो, वो इसकी आलोचना करते हुए विश्वनाथ कहते हैं कि कोई काव्य पूर्णतः दोष रहित हो ही नहीं सकता। आप कहोगे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें कोई दोष नहीं है, तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, हर व्यक्ति में दोष है। ऐसे ही कोई काव्य भी बिना दोष के नहीं हो सकता, प्रत्येक काव्य में कुछ ना कुछ तो दोष रह ही जाएगा। और यदि हम ऐसा कहें कि दोष रहित होना चाहिए, अदोषौ हो, तो कोई भी ग्रंथ काव्य बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कोई भी काव्य ऐसा नहीं हो सकता उसमें कुछ ना कुछ दोष ना हो, यानी कि कुछ ना कुछ तो दोष हो ही करेगा। यदि कुछ ना कुछ दोष होगा तो फिर इसका मतलब कोई भी ग्रंथ काव्य बन ही नहीं पाएगा। तो वही बात कह रहे हैं कि कोई काव्य पूर्णतः दोष से रहित हो ही नहीं सकता है, तो क्या वह काव्य नहीं है? यानी कि दोष रहित नहीं है तो क्या वह काव्य नहीं है? यानी कि इतने सारे जो काव्य हैं, प्रत्येक काव्य को यदि देखें तो कुछ ना कुछ गलती मिल ही जाएगी, तो क्या इन सबको काव्य ना माने? ठीक है, तो बोले ये लक्षण देना सही नहीं है। ठीक है, कहते हैं एवं काव्यम प्रविरल विषयम निर्विषयम वा स्यात्, कि इस प्रकार तो फिर एवं काव्यम प्रविरल विषयम निर्विषयम स्यात्, फिर तो कोई भी ऐसा काव्य काव्य नहीं हो पाएगा यदि हम ऐसी बात कहेंगे, ऐसा लक्षण बनाएंगे। क्योंकि लक्षण वो होना चाहिए जिसमें सभी काव्य फिट हो जाए, यानी कि काव्य आ जाए, उस परिभाषा के अंतर्गत आ जाए। तो यहां पर जो ये है अदोसौ, अदोसौ कहने से ही विश्वनाथ का कहना है कि सभी काव्य हट जाएंगे, क्योंकि कोई काव्य दोष रहित हो गई नहीं। ठीक है, आदि आदि। अब देखो, लेकिन अब आपकी, ठीक है, अभी मैं यहां पर आलोचना करते जा रहा हूं और साथ में क्या बताते जा रहा हूं, ये आलोचना है किसकी? विश्वनाथ की। अब लेकिन एक बात और ध्यान रखो कि अब यहां पर जो ये तो इन्होंने अपना तर्क दिया विश्वनाथ ने, लेकिन मम्मट के समर्थक क्या तर्क देते हैं, मम्मट क्या कहते हैं? तो मम्मट ने यहां पर ऐसा कहने का मम्मट का भाव नहीं था अदोसों से। मम्मट का भाव यहां पर यह था कि हमें काव्य में जो बड़े बड़े दोष हैं उन दोषों को नहीं होना चाहिए, जैसे रस दोष, च्युति संस्कृति दोष। बाकी थोड़ा बहुत छोटा दोष यदि कोई है ही, तो ऐसा उन्होंने इस दृष्टि से नहीं कहा था कि तुम बाल की खाल निकालोगे, समझ में आ रहा? उन्होंने ये कहा था सामान्यता बड़े बड़े दोष नहीं होना चाहिए, इस उद्देश्य से अदोसौ शब्द प्रयोग किया होगा। ये बात आप खुद नहीं कहोगे, कि कुछ आलोचकों का मानना है कि मम्मट ने जो अदोसौ कहा वह वस्तुतः बृहद दोषों जैसे कि रस दोष आदि के संदर्भ में प्रयोग किया है, न कि बहुत छोटे या संकीर्ण दोषों के लिए। ध्यान रखिएगा। तो ये आलोचना पता चल गई आपको अदोसौ की, कि अदोसौ की क्या आलोचना है, दोष रहित होना चाहिए, तो कोई भी काव्य दोष रहित नहीं हो पाएगा। और यदि आप ऐसा परिभाषा करते हैं कि काव्य दोष रहित हो, तो कोई भी काव्य काव्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी काव्यों में कुछ ना कुछ दोष होगा। ये बात आपने विश्वनाथ की जान ली। अब देखो, दूसरा बात यहां पर है सगुणौ। ठीक है, इसका प्रयोग करके मम्मट ने गुणों की काव्य में अनिवार्यता महत्ता को स्वीकार किया है, कि काव्य में गुण सहित हो, यानी कि काव्य में कोई ना कोई गुण होना चाहिए, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। जैसे आप देखते हैं कि जब आप उनका भी कालिदास के अधिकतर काव्यों में आप प्रसाद गुण ही देखेंगे, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही आप देखते हैं तो क्या नाम, शिवराज्योदय जिसे लिखा है श्रीधर भास्कर वार्डेकर, उनके में हर 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 महादेव की जो गूंज आती है, वहां पर मूलतः ओज गुण दिखाई देता है। ध्यान रखिए। तो इस तरीके से कि इन्होंने कहा, इसका प्रयोग करके मम्मट ने गुणों की काव्य में अनिवार्यता या महत्ता को स्वीकार किया है, कि काव्य गुण सहित हो। मैं ऐसे उदाहरण इसलिए देते जा रहा हूं कि उदाहरण भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। आपने जब पेपर 2 का यूनिट 1 पढ़ा होगा, जहां कभी सभी कवियों का परिचय पढ़ा होगा, कालिदास, भारवी, माघ, हर्ष,
दंडी, तो उसमें आपने इस प्रकार की चीजें पढ़ी होंगी। तो इसी यूनिट को उस साहित्य की यूनिट के साथ ही पढ़ना है। आप जब भी पढ़ें तो सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट पेपर की तीसरी चौथी यूनिट एक साथ ही पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ काव्य शास्त्र की ये बातें हो रही है, वहां पर सब इसका प्रैक्टिकल चल रहा है। ये थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल है। चलिए, तो ये हो गया। अब की इसकी आलोचना करते हुए भी, इसकी भी आलोचना करते हैं, सगुणों की भी आलोचना करते हैं। इसकी आलोचना करते हुए भी विश्वनाथ कहते हैं कि गुण तो रस के धर्म होते हैं। जो गुण होते हैं वो रस के धर्म होते हैं, ना कि शब्द व अर्थ के धर्म होते हैं। यानी कि जो गुण शब्द अप्रयोग होता है वो रस के साथ होता है, रस के साथ इसका संबंध होता है। किसका? रस के साथ संबंध होता है गुणों का, ठीक है। और ये इसका शब्द अर्थ के साथ नहीं होता है। इस प्रकार रस को ही सगुण कहा जाना चाहिए। अब देखो, रस के धर्म होते हैं, जो कि जब बस विश्वनाथ अपना काव्य लक्षण कहेंगे तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वो रस को प्रमुखता देते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो गुण की तुम बात कर रहे हो वो गुण तो रस के धर्म है, न कि शब्द और अर्थ के। तो अब शब्द और अर्थ का विशेषण बना रहे हो तो ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो भैया रस के धर्म है, ठीक है। तो ऐसी आलोचना करते हैं कि शब्द व अर्थ के धर्म होते हैं, इस प्रकार रस को ही सगुण कहा जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, ध्यान रखो ये बात। अब इस सगुणों की आलोचना कर दी तो आपको इतनी ही आलोचना करनी है, किसकी? इनकी, ध्यान रखिएगा। हालांकि मम्मटाचार्य ने अष्टम उल्लास में गौण रूप से रस का संबंध शब्द और अर्थ के साथ भी बताया है। अब ध्यान रखिएगा कि रस का संबंध केवल रस का संबंध शब्द और अर्थ के साथ बताया है, यानी कि गुण का संबंध रस के साथ और रस का संबंध शब्द और अर्थ के साथ। तो भाई बात तो वही हुई ना, ठीक है। जैसे कौटिल्य कहते हैं मित्र का मित्र मित्र, तो वही बात ये हुई कि रस का संबंध गुण से, सॉरी, गुण का संबंध रस से और रस का संबंध शब्द और अर्थ से, तो बात तो बराबर ही हो गई ना। तो ये कहते हैं कि गुणवत्या पुनः तेसाम वित्ती शब्दार्थयोर्मता, कि गुणवत्या पुनः तेसाम वित्ती शब्दार्थयोर्मता, कि शब्द और अर्थ से गुणों का संबंध होता है। ये भी एक बताने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि और रस से होता है, और ये भी बताते हैं कि गुण का शब्द और अर्थ से भी होता है। ये वाली बात हुई। अब आगे देखो, तो ये प्रयोग कर लेनी है। अब ये छोटी छोटी कोटेशन प्रयोग क्यों करनी पड़ती है इस तरीके की? क्योंकि आपको उदाहरण सहित कह रहा है, और यहाँ पर उदाहरण क्या होते हैं? उदाहरण यही होते हैं कि जो इन्होंने वाक्य अपने ग्रंथ में बात कही वो आप यहाँ पर देख करके ही बात करेंगे। अभी ये श्लोक भी आएगा तो वो भी देखेंगे। चलिए, अब बात आया, ये हो गया कि ठीक है भाई, इसकी समझ में आ गया अदोषो की दोष रहित हो, इसकी आपको आलोचना समझ में आ गई। दूसरा, सगुणों की भी बात समझ में आ गई कि गुण सहित हो, यानी कि गुण सहित हो, इसमें आलोचना विश्वनाथ ने की। विश्वनाथ ने ये आलोचना की कि जो गुण होते हैं वह तो रस के धर्म होते हैं। फिर आप यहाँ तो रस की कहना चाहिए बात, यहाँ पर आप इसकी बात शब्द अर्थ का कौन का विशेषण क्यों बना रहे हो गुणों को? तो फिर उन्होंने बताया कि गुण भी और तो यहाँ मम्मट का आपने फिर पुनः तर्क दिया कि मम्मट कहते हैं कि गुण और शब्द अर्थ का भी संबंध है, और ये बात वो अष्टम उल्लास में कहते हैं। इनके ग्रंथ में 10 उल्लास हैं। ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूं आपको। अब देखो, तीसरा विशेषण आया कि अनलंकृति पुनः क्वापी, के माध्यम से मम्मट में काव्य लक्षण में शब्दार्थों सगुणों की अपेक्षा में अलंकार की गौणता प्रकट करते हैं। ध्यान रखो, जहां शब्द और अर्थ के साथ ये नहीं कहा कि इनका प्रयोग हो अथवा ना हो, उनमें तो अनिवार्यता दिखाई दी कि भाई शब्दार्थ, ठीक है, उस सगुणऊ और अदोषऊ। लेकिन यहाँ अलंकार में इन्होंने क्या कह दिया? ऐच्छिकता करिए कर दिया एक प्रकार से, या फिर गौण रूप से अलंकार को कह दिया। भाई अलंकार हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि कहीं नहीं भी हो पाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये वाली जो बात की, तो इसी को कहा जाता है कि शब्दार्थों एवं सगुणों की अपेक्षा में अलंकार की गौणता प्रकट करते हैं। हालांकि अलंकार की सर्वत्र उपस्थिति की परिचर्चा करते हैं, ऐसा नहीं कि अलंकार हो ही ना, लेकिन कहीं कहीं अनुपस्थिति भी स्वीकृत है जहां रसाधिबाधित ना हो। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, अब इसका एक उदाहरण दिया जाता है, और ये उदाहरण है, ठीक है, और इसको मैं ऐड ही कर लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब देखो, ये है कि यह कौमार हरा। अब ये एक श्लोक दे रहे हैं। इस श्लोक में क्या है? वस्तुतः ये मम्मट ने श्लोक अपने ग्रंथ में दिया है। चलिए, इसके भी बारे में बता देता हूं मैं आपको। अब इसको मैं हटा ही देता हूं, ये जो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, जो ये आपने लिख लिया इसको ध्यान रखिएगा।
अब देखो, अनलंकृति को मैं आपको यहां समझा रहा हूं। मम्मट यहां पर एक श्लोक का उदाहरण देते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। वो ये श्लोक दे रहे हैं और श्लोक के माध्यम से समझाएंगे कि देखो इस श्लोक में क्या नहीं है, अलंकार नहीं है और रस है, यानी अलंकार नहीं है और रस है, इसलिए फिर तो इसको काव्य माना जाएगा ऐसा। अब देखो कैसे, अब इस उदाहरण को समझना है, क्योंकि उदाहरण सहित कहा है आपकी व्याख्या करने को, तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी। अब इस श्लोक को हम लोग देख लेते हैं क्या इसका अर्थ है। इसका अंत अर्थ थोड़ा श्रृंगारिक है, लेकिन फिर भी मेरा कार्य कह के बताना। तो कह रहे हैं, यहा कौमार हरा सा एव ही वरस्ता एव चैत्र छपा ते चोन्मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्ति तथापि तत्सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोधसि वेतसीरुतले चेतः समुत्कंठते, है ना। अब यहां पर एक नायिका, अब इसका अर्थ समझना पड़ेगा आपको, तभी ये याद होगा। तो एक बार समझ लोगे अर्थ, इसलिए याद होगा, इसलिए मैं इसका अर्थ बता रहा हूं आप लोगों को कि एक बार आप पढ़ लोगे ना तो इसका अर्थ आपको याद हो जाएगा। ये छोटा दिख रहा हो तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूं, और ठीक है। चलिए, तो कह रहे हैं यह कौमार हरा, यह कौमार हरा, इसका मतलब है यह मतलब जो व्यक्ति हमारे, नायिका कह रही, जो व्यक्ति हमारे कौमार का हरण करने वाला है। क्या है? जो व्यक्ति कौमार का हरण करने वाला है। कौमार का हरण करने वाले की बात यहाँ पर क्या है, जो मेरा पति है। सीधी भाषा में नहीं कह रहे हैं कि जिसने हमारे कौमार का हरण किया, जो मेरा पति है अथवा प्रेमी है। अब यहाँ पर कुछ कुछ संदर्भ ऐसा है, मैं हिंदी में समझा देता हूं पहले, फिर इसको श्लोक को मैं संस्कृत का एक एक शब्द समझा दूंगा। कि ये एक जगह पर मिल रहे हैं, ये बचपन से मान लीजिए प्रेम करते हैं नायक और नायिका, और ये एक स्थान विशेष है जो बहुत रमणीय है, बहुत अच्छा है ना, ठीक है, हनीमून मनाने की बढ़िया जगह है। उस जगह पर ये लोग कई बार जा चुके हैं और कई बार संभोग आदि कर चुके हैं, ठीक है। तो वस्तुतः होना ये चाहिए कि जब कई बार मिल चुके हैं, कई बार जा चुके हैं, तो उतना अच्छा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्हें वहां पर उससे उतना अच्छा फिर से लग रहा है, और नायिका कह रही है कि मेरा पुनः इस स्थल पर संभोग करने का मन हो रहा है। इस तरीके से इसमें भाव है। तो इसमें अब कितना रस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल रस है। तो अब देखो, तो वही बात है, इसलिए मैंने बता दिया कि आपको अब एक एक शब्द जल्दी समझ में आ जाएगा। कह रहे यहाँ कुमार हरा, जो हमारा कुमार हरा नायक है, सएब ही, ये वही है, बस्ता एव चैत्र छपा, और ये चैत्र की रात्रि भी वही है, यानी ये सएब ही, ये भी वही है, और ये चैत्र की रात भी वही है। च उन्मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम बानिला, एक कदम्ब का पेड़ भी वही है। ये उन्मीलित सुरभय यानी कि ये जो अच्छी अच्छी हवाएं चल रही हैं आदि आदि, वो सब भी वही हैं। साचई वास्मी, भाई नया ऐसा हो कि नई मिल रही हो लड़की तो बात अलग है, या लड़का नया मिल रहा हो, वही लड़के वही नायक है। सचई बस्ती, तथापि फिर भी तत्त सुरत व्यापार लीला विधौ, सुरत व्यापार यानी कि संभोग करने का, सीधी सीधे शब्दों में सुरत व्यापार लीला विधौ यानी कि संभोग करने का, रेवा अधसी, रेवा नदी के नीचे वहीं पर वेतसी लता भी है, वहां वेत पेड़ आदि भी हैं। चेतः समुत्कंठते, चेत यानी मन, समुत्कंठते पुनः उत्कंठित हो रहा है, किस चीज के लिए? सुर व्यापार लीला विधौ के लिए, ठीक है, यानी कि संभोग आदि करने के लिए चेतः समुत्कंठते उठ रहा है। यहां पर ये कि देखो सब चीजें वैसी ही हैं, ये पहला एक तो पुराना हो चुका है, दूसरा ये सब वही पुराना ही है, लेकिन फिर भी मन कर रहा है, ये वाली बात यहां पर कही जा रही है। तो इस श्लोक में रस पर्याप्त रूप से है, ये बताना चाह रहे हैं मम्मट, ठीक है। तो अब इस श्लोक को आपको याद करना पड़ेगा पेपर के लिए।
देखो इसका अर्थ और भी विशेष तरीके से बताया जा सकता है, एक एक वैसा, लेकिन आपको बस इतना ही अर्थ इसके जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। और श्रृंगारिक पद में वैसे भी ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, बस इतना पढ़ाता हूँ जितना समझ में आ जाए आपको। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कौमार हरा सा ए बरसता बसता ए चैत्र छपा चोन्मीलित मालती सुरवया प्रोढ़ा कदम्बा नीला साचई बास्मि तथापि तत्त सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोधसि वेतसी रुतले चेता समोत्कंठते। इस तरीके से ये आप देख रहे हो क्या है, ये आपका उदाहरण है। अब इस उदाहरण को इन्होंने दिया तो इसमें मम्मट कर रहे हैं भाई इसमें कोई अलंकार नहीं है, ठीक है। अब लेकिन आगे वाले जो आपके मम्मट हों विश्वनाथ होंगे वो कहेंगे इसमें अलंकार खींचतान के निकालेंगे। बोले अत्र स्फुटो न कश्चित अलंकार। ये बात कौन कह रहे हैं, मम्मटी कह रहे हैं अपने काव्य प्रकाश में कि अत्र यानी यहाँ पर स्फुटो न कश्चित अलंकार, यहाँ कोई अलंकार स्फुटित नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। बोले रसस्य चा प्रधान्यान अलंकार था, यहाँ रस की प्रधानता है अलंकारिता के ऊपर, और रस आ रहा है तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा है। रस चल रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहा है, यानी कि कोई मूवी में ऐसा सीन चल रहा है जो हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, और कोई पीछे से गधा निकल जाए, अब कहोगे गधा कैसे निकल गया, अरे निकल गया तो निकल गया, जो चल रहा था वो तो अच्छे से चल रहा है ना। तो वही वाली ये इधर भी कह रहे हैं कि रस तो आ ही रहा है, चूंकि मूलतः सद्या पर निमित्त है, तो रसस से चा प्राधान्य अलंकार था, यहाँ अलंकार से ज्यादा, ध्यान रखो। बोले फोटो उतनी गोरी नहीं है लेकिन भाई रस तो आ रहा था, वही वाली बात करें। अब देखो इसकी आलोचना करते हुए क्या कहते हैं विश्वनाथ, उपर्युक्त उद्धरण में कोई स्पष्टतः अलंकार नहीं है, रसवद अलंकार भी नहीं है, क्योंकि वह रस की गौणता होने पर ही होता है, यानी कि यदि रस गौण हो तभी रसवद अलंकार भी होता है, तो कोई अलंकार नहीं है। हालांकि विश्वनाथ आलोचना करते हुए इस पद में दो अलंकार बताने का प्रयास करते हैं। अब एक खींचतान करके दो अलंकार बताते हैं कि ऐसा नहीं है मम्मट जो आप कह रहे हो कि अलंकार रहित हो, तो एक तो बात अलंकार रहित हो ये बात ठीक नहीं कह रहे हो, दूसरा आपने जो उदाहरण भी दिया है वो उदाहरण भी गलत दिया है। विश्वनाथ का कहना ये है कि जो यह कौमार हरा वाला जो आपने उदाहरण दिया है वो उदाहरण भी सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, बोल रहे हैं कि उन दोनों में कोई एक अलंकार है। क्या अलंकार है, बोले विशेषोक्ति है और विभावना है, ठीक है। अब इन विशेषोक्ति और विभावना अलंकार होता क्या है ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। बोले जहां बिना कारण के कार्य का वर्णन हो वहां विभावना अलंकार होता है, जहां बिना कारण के कार्य का वर्णन हो वहां विभावना अलंकार होता है। देखिए विभावना तो बिना हेतु, अब ये आप वैसे भी याद कर सकते हो पेपर के लिए लक्षण है कि विभावना तो बिना हेतु के बिना कारण के कार्योत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति हो उसे क्या कहते हैं, विभावना अलंकार। अब वैसे अब बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग इसकी आलोचना करो तो क्या है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, अस्मिन कारणे सति इदम कारण, यानी कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, तो यदि कार्य है तो कारण भी होगा, तो अलंकार ही नहीं होगा बौद्ध के मत में तो। हालांकि ये सब बातें यहाँ की जरूरत नहीं है, दार्शनिक रूप से बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर यह है कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति जहां हो, तो वस्तुतः इस श्लोक में यही कहा जा रहा है कि भाई ये सब पुराना है, तो कोई विशेष कारण तो है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां उत्कंठा हो रही है सम्मुख करने की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यही यहां पर कारण तो नहीं है, कारण के जहां बिना कारण के लेकिन कार्य उत्पन्न हो रहा है, तो बोले विभावना अलंकार है। दूसरा देखो, दूसरा क्या होता है, जहां कारण होने पर भी कार्य उत्पन्न ना हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो यहां कारण होने पर भी कार्य उत्पन्न ना हो तो यहां कारण तो पर्याप्त है भाई, एक दूसरी दृष्टि से देखो तो कारण तो पर्याप्त है। इसी रेवा नदी के लिए यही बेतसी लता के पास, इसी चैत्र की रात्रि में पहले तो इधर इनका मन होता था, तो आज भी वो सब कुछ है, कारण विद्यमान है, ठीक है। जहां कारण के होने पर भी कार्य उत्पन्न ना हो वहां विशेषोक्ति अलंकार है। तो लेकिन यहां पर हो रहा है तो ये तो वैसे भी नहीं निकल रहा है,
ध्यान रखिएगा, ये तो इसमें वैसे भी नहीं दिखाई दे पड़ता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी ये कहते हैं। तो ये दो अलंकारों की बात करते हैं कि दो अलंकार हैं, लेकिन असलियत में ये दोनों अलंकार नहीं है। ठीक है, आगे देखो कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्य पद्यम च तद्विधा, काव्यम शब्दोदयम गुण अलंकार बामन। अच्छा, ये दोनों बातें लिख रहे हैं, कोई नहीं। हाँ, आगे तो ये वाली बात हो गया, तो ये इन्होंने इस पर की बात की, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसमें मूलतः कोई अलंकार नहीं है, ये सिर्फ आलोचना के लिए खींचतान करके निकाले गए अलंकार हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ही आप लिख सकते, अलंकार इन्हें हो गया कि इसमें अलंकार की क्या आलोचना की मम्मा विश्वनाथ ने, ये भी आपको समझ में आया होगा। अलंकार की यह आलोचना की कि यहाँ पर अलंकार है इस उदाहरण में, कौन कौन से हैं, तो विभाव विशेषोक्ति और विभावना है, बस इतना ही पेपर में आपको बताना है, ये लक्षण वक्षण भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कहना है कि यहाँ पर हालांकि इस पे आलोचना करते हुए इस पद में दो अलंकारों को बताने का कथन किया है। एक मिनट, ये सब क्या हो गया, दो अलंकार बताए हैं और उनका नाम विशेषोक्ति और विभावना है, पेपर में इतना ही मात्र लिखने की जरूरत है, वो तो नोट से इसलिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है। आगे देखो, अब यहाँ पर ये हो गया इनका, फिर आगे लिखा है शब्दार्थ शब्द। अब देखो शब्दार्थ, एक शब्दार्थ भी शब्द आया है, अभी तो केवल विशेषणों की चर्चा की अपन ने, क्या अदोसौ, अभी तो अपन ने अदोसौ की बात कर ली और सगुणों की बात कर ली, अनलंकृति की बात कर ली, अब यहाँ पर है शब्दार्थौ। तो देखो शब्दार्थौ जो बात है यहाँ पर, शब्दार्थों की आलोचना ये नहीं करेंगे। देखो शब्द व अर्थ के सहभाव के सामान्यतः सभी ने काव्य स्वीकार किया है और इसीलिए शब्दार्थों का प्रयोग मम्मट ने भी किया है यहाँ पर। और देखो जैसे भामह भी कहते हैं कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम पद्यम च तद्विधा, यानी कि गद्य और पद्य के भेद से दो प्रकार का काव्य होता है और शब्दार्थौ सहितौ, शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। इसका अर्थ क्या है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है और वह काव्य मूलतः दो प्रकार का होता है, यानी द्विधा, गद्यम और पद्यम। ये किसकी का बात है, भामह का, पूछा जाता है। काव्यम शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतियों शब्दार्थयो वर्तते, वामन कहते हैं कि काव्य शब्दोयम, काव्य वह का शब्द है जिसमें गुण अलंकार का संयोजन हो, संस्कृति हो यानी संयोजन हो, शब्दार्थयोर वर्तते, ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य कहेंगे जो क्या है, गुण अलंकार आदि से संयोजित हो। तो कुल मिलाकर के ये दोनों उदाहरण दे करके मेरा बताने का ये प्रयास है इस व्याख्या में कि शब्द और अर्थ को जैसे मम्मट ने भी स्वीकार किया है, वैसे भामह और वामन आदि ने भी, लगभग लोगों ने शब्द और अर्थ को काव्य माना है। ननु शब्दार्थों काव्यम, इस प्रकार की बातें आई हैं। तो ये हो गया। अब आगे देखो, शब्दार्थों काव्यम, ये रुद्रट का कथन है। हालांकि उपयुक्त शब्दार्थों की आलोचना पंडित राज जगन्नाथ रसगंगाधर में करते हैं। अब देखो शब्दार्थों की आलोचना उन्होंने नहीं की, किसने, विश्वनाथ ने। विश्वनाथ के बाद एक 17वीं सदी में आते हैं रसगंगाधर के लेखक जो हैं पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है, करते हैं, ठीक है। कहा शब्दार्थ की आलोचना पंडित राज जगन्नाथ, रसगंगाधर इनका ग्रंथ है, पंडित जगन्नाथ है, 17वीं सदी के हैं, करते हैं और कहते हैं कि काव्यत्व शब्द व अर्थ की समष्टि में नहीं होता है। कहाँ होता है, बोले ना ही दोनों की व्यष्टि में ही रहता है, यानी कि ना तो काव्य और ना ही शब्द और अर्थ की समष्टि में रहता है, यानी कि ना तो उनके साथ रहता है और ना ही व्यष्टि में रहता है, ये कि अलग अलग रहे, यानी कि शब्द में रहे या अर्थ में रहे, बोले बल्कि शब्द में ही काव्यत्व रहता है, कि केवल शब्द में ही रहता है। ये वाली ये बात कहते हैं, वो लक्षण देते हैं कि रमणीयार्थः प्रतिपादिकः शब्दः काव्यम, कि रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द ही काव्य है। रमणीय अर्थ को यानी कि अच्छा अर्थ, जो हम अर्थ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जो हमारे मन को हर्षित या प्रफुल्लित करता है, ऐसा अर्थ रमणीय अर्थ कहलाता है। तो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द ही काव्य है, ऐसा कहते हैं। तो केवल ये शब्द को अकेला काव्य मानते हैं, इसलिए ये जगन्नाथ इनके शब्दार्थों की आलोचना करते हैं। हालांकि जगन्नाथ की आलोचना करते हुए नागेश भट्ट कहते हैं, अब जगन्नाथ की जो जगन्नाथ अभी शब्दार्थ की आलोचना कर रहे थे, उन्हीं की आलोचना फिर आगे आने वाले नागेश भट्ट कर देते हैं। नागेश भट्ट वैयाकरणी है, ये वही वैयाकरण है जिनके आप लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा।
है ना। तो ये कहते हैं अपने उसमें एक ग्रंथ में कि नो उचिता, यह उचित नहीं है। किससे? जगन्नाथ से। ये भी इन्हीं के समय के ही हैं, आसपास के 17वीं सदी के आके आसपास के, 18वीं सदी के, यानी इनके थोड़े से बाद के हैं ये। किसके? जगन्नाथ के। तो ये कहते हैं ये इस तरीके से आप शब्दों अर्थ में से जो अर्थ की आप आलोचना कर रहे हो वो ठीक नहीं है। नो उचिता, यह उचित नहीं है। कहा तो इनने बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैंने केवल इतना ही शब्द प्रयोग किया, चूंकि आपके लिए इतनी ही बात जरूरी है, आवश्यक, वरना 3 पेज से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या जरूरी है, मैंने वही शामिल किया है। तो बोले नो उचिता, यह उचित नहीं है। फिर बोले सारांशतः उपर्युक्त विविध आलोचनाओं के बाद भी मम्मटाचार्य का काव्य लक्षण सर्व स्वीकृत व काव्य शास्त्र में अनुपम है। अब आपको सारांशतः चूंकि निष्कर्ष लिखना है तो कहेंगे सारांशतः उपयुक्त विविध आलोचनाओं के बाद भी मम्मटाचार्य का काव्य लक्षण सर्व स्वीकृत व काव्य शास्त्र में अनुपम है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके विविध पक्षों पर आलोचनात्मक विवेचन उसकी सुदृढ़ता को प्रकृष्टतम व श्रेष्ठतम बनाता है। यानी कि जो इनकी पर आलोचना की है, तो आलोचना ये जो हुई और एक एक विशेषण पर जो चर्चा हुई, उस चर्चा ने इनके काव्य को और अच्छा बनाया है, मम्मट के काव्य को। और आज मम्मट के काव्य की और इन मम्मट के लक्षणों की सर्व स्वीकारता है, लगभग काव्य शास्त्र जगत को लक्षणों को, और इस काव्य लक्षण को स्वीकृत करता है और सभी लोग मानते भी हैं। आलोचना एक पक्ष हो सकता है, लेकिन ठीक है, काव्य लक्षण की विशेषता है। तो इस तरीके से एक सारांश था, निष्कर्ष लिखना होता है। अब देखो, ये आपका 3 पेज का उत्तर हुआ, इधर 1 2 4 पेज का यहां लिखा हुआ है। आप इसमें से जो मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई कुछ कुछ हटा सकते हो, जैसे कि इतना पेपर में वैसे भी आप भूल जाओगे, तो ये इस तरीके से अलंकारों वाली बात हटा दे सकते हो। ठीक है, 3 की जगह ये 3 उदाहरण लिखे हैं, इनकी जगह 1 उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है, और सारांश इस तरीके से तो थोड़ा बहुत हटा करके चीजें लिखी जा सकती हैं, और 3 पेज में ये आपको आंसर लिखना है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, ये लक्षण है। अब आया क्या, विश्वनाथ का लक्षण है। यहाँ पर विश्वनाथ का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये 200 शब्द में 15 अंक का ये क्वेश्चन पूछा गया। वाक्यम रसात्मकम काव्य अस्य भावार्थ सोपत्तिकम सो उदाहरणम विशदीकरणीय। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके मित्रों, सधन्यवाद।